डर और दहशत कोविड ने इतना ज्यादा फैलाया, कुछ तो उसका खुद का फैलाया हुआ डर है, जो जिस तरीके से उसकी सीवियरिटी है और जिस तरीके से उससे मौतें हुई है। हर मोहल्ले में कोई ना कोई हमारे पहचान का, हर मोहल्ले में कोई ना कोई पहचान का अपने प्रियजनों को खो चुका है इस कोविड महामारी में। और उससे ज्यादा कोविड महामारी के प्रचार प्रसार ने इस डर को लोगों के अंदर व्याप्त किया है। और जैसे जैसे हम पूरा एक साल बीतते जा रहे हैं, मुझे ऐसा लगता जा रहा है कि ये डर हमारे रोजाना की जिंदगी का अंग हो गया है। हम निकलते हैं तो डर और दहशत के साये में ही निकलते हैं, और जब हम वापस आते हैं तो एक सांस लेते हैं कि चलो हम घर वापस आ गए। और ये डर इतना ज्यादा हमारे अंगीकार कर गया है कि जब वैक्सीन आई, जब हमारे पास एक उत्तर आया, हमको लगा कि चलो अब हम इससे जीत जाएंगे, लेकिन हमको हमारे दिलो दिमाग पे डर इतना हावी हो चुका है कि हमने उस पर विश्वास करने के बजाय उस वैक्सीन से भी डरना ज्यादा बेहतर समझा। और वैक्सीन से भी डर इतना ज्यादा बढ़ गया कि मैं जब देख रहा हूँ कि लोग वैक्सीन के बारे में किस तरीके की बातें करते हैं, किस किस तरीके से चीजें, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने किस तरीके से चीजों को फैला रखा है, और लोग वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं हो रहे। इवन मैं अपने कलीग्स में देखता हूं तो मैं ये देख रहा हूं कि जहां पे 100 लोगों को वैक्सीन एक सेंटर पे लगानी चाहिए, वहां मुश्किल से 50-60 लोग ही वैक्सीन लगवाने पहुंच रहे हैं, और 40 के आसपास लोग नहीं पहुंच रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते। उनके पास एसएमएस आ रहा है, उनके पास चीजें आ रही हैं कि आपको इस पर्टिकुलर समय पे आके वैक्सीन लगवानी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो सेंटर पहुंच के वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं, क्योंकि डर उनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है कि ये वैक्सीन हमारा कुछ नुकसान कर। तो चलो हम वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैक्सीन क्या है और कैसे काम करती है। तो साहब, वैक्सीन जो वायरस, हम कोविड का ही एग्जांपल लेते हैं कि कोविड एक स्मॉल यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, एक छोटा वायरस है जिसका एक सेल है, उसका एक एनवलप है, उस एनवलप पे कुछ स्पाइक्स लगे हुए हैं जो कोरोना का शेप देते हैं, इसलिए उसको कोरोना वायरस कहते हैं। और उस सेल के अंदर एक छोटा सा जेनेटिक मटेरियल है जो आरएनए है, क्योंकि ये आरएनए वायरस है। तो एक आरएनए है, एक एनवलप है और स्पाइक्स लगे हुए हैं, और यही कोरोना का पूरा स्ट्रक्चर है। यदि ये वायरस हमारे शरीर के अंदर जाता है तो रेप्लिकेट करता है और हमको बीमार करता है। लेकिन यदि इस वायरस का कोई एंटीजेनिक पार्टिकल, जो इनएक्टिवेटेड पार्टिकल हो सकता है, या इस वायरस का कोई छोटा पार्टिकल हो सकता है, फॉर एग्जांपल आरएनए, यदि आरएनए सिर्फ हमारे शरीर के अंदर डाल दिया जाए और वो आरएनए रेप्लिकेट ट्रांसलेट करके ऐसा प्रोटीन बना दे जो इन्वेलप प्रोटीन जैसा है, और उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाए, तो वो एंटीबॉडी हम उस वायरस के अगेंस्ट काम करने लगेगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जिस तरीके से डेवलप हुआ, तो ऐसा कोई भी पार्टिकल, जो एंटीजेनिक पार्टिकल जो शरीर में डाला जाता है, जो वायरस को सिमुलेट करता है, और वो सिमुलेशन से हमारा शरीर उस वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है, और जब ओरिजिनल वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है तो वो एंटीबॉडी उस वायरस को न्यूट्रलाइज करके मार देता है, जिससे कि वायरस हमको इन्फेक्ट नहीं कर पाता। ये काम होता है वैक्सीन का। तो अब हम देखते हैं कोविड वैक्सीन कितने प्रकार की है। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि कोविड का एक अपना स्ट्रक्चर है कि एक अंदर आरएनए है, और उसका एक एनवलप है, और उसके ऊपर स्पाइक्स लगे हुए। तो कोविड वैक्सीन हम ब्रॉडर टर्म में देखते हैं तो 2 आरएनए वैक्सीन। तो आरएनए वैक्सीन किसने बनाई है? आरएनए वैक्सीन बनाई है एक मॉडर्ना कंपनी और एक फाइजर कंपनी ने। ये दोनों कंपनी यूएस की है, वहीं पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ यूएस में, और वहीं पे ये इसका प्रोडक्शन चालू हो गया। और ये सारे अपने फेस ट्रायल्स को क्रॉस कर चुकी हैं, और अब सर्कुलेशन में आ चुकी हैं। अराउंड 20-23 कंट्रीज के सर्कुलेशन में अभी मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज हैं। तो आरएनए वैक्सीन काम कैसे करती है कि एक एमआरएनए, मतलब मैसेंजर आरएनए निकाला गया वायरस का, और वो मैसेंजर जेनेटिक कोड है, और वो हमारे शरीर में डाला गया, और जब वो जेनेटिक कोड हमारे शरीर के अंदर गया तो उसने हमारे डीएनए मटेरियल और हमारे मटेरियल को यूज करके जेनेटिक
मटेरियल को यूज करके प्रोटीन ट्रांसलेशन किया, और वो प्रोटीन ट्रांसलेशन वायरस के एनवलप प्रोटीन जैसा था, और उस एनवलप प्रोटीन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी, और वो एंटीबॉडी हमारे शरीर में आ गई। और जब ओरिजिनल वायरस आएगा तो वो ओरिजिनल वायरस को ये एंटीबॉडी डिस्ट्रॉय कर देगी। अब इसका ये बहुत सुनने में बहुत अच्छा है, लेकिन दुनिया में पहली बार कोई एमआरएनए वैक्सीन बनी। तो इससे पहले कभी भी कोई एमआरएनए वैक्सीन नहीं बनी थी। ये एक प्रॉब्लम है एमआरएनए वैक्सीन की। मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं दोस्त, लेकिन हमारे पास अभी जो वैक्सीन है कोविशील्ड कोवैक्सीन, जिसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन ये सच्चाई है कि एमआरएनए वैक्सीन इससे पहले दुनिया में कभी नहीं बनी थी। तो ये पहली बार कोई एमआरएनए वैक्सीन दुनिया में प्रोडक्शन में आई है। तो हमको इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता। बहुत सारी वैक्सीन होती हैं जो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन होती है, वेक्टर बेस्ड वायरस होती है, ये बहुत बार यूज हो चुकी है, तो हमको इनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स भी पता है, लेकिन हमको एमआरएनए वैक्सीन का कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं पता। दूसरी प्रॉब्लम एमआरएनए वैक्सीन के साथ है कोल्ड चेन मेंटेनेंस की। -20 डिग्री पे मॉडर्ना वैक्सीन को कोल्ड चेन मेंटेनेंस करना पड़ता है, और -70 डिग्री पे फाइजर वैक्सीन का कोल्ड चेन मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इतना इतना लेस टेम्परेचर से मेंटेन करना, ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, और उसके बाद उसको एक लास्ट पर्सन तक पहुंचाना इन 137 करोड़ पॉपुलेशन लाइक डेवलपिंग कंट्री इन इंडिया, इट इज रियली अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। खैर, यदि ये होता है कि फाइजर वैक्सीन या मॉडर्ना वैक्सीन आती है तो उसके अपने एक रूट्स डेवलप होंगे, लेकिन अभी ये दूर की बात है। अब सेकंड जो चीज आती है वो सेकंड वायरस है, सेकंड प्रकार का वैक्सीन है, वो है वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। तो इसमें अभी दुनिया में दो कोविड वैक्सीन है जो वेक्टर बेस्ड है। एक है कोविशील्ड, जो कि एडेनो वायरस, चैंपियन एडेनो वायरस पे प्रोटीन पार्टिकल, जो स्पाइक प्रोटीन है वो रखा गया है, और वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनना शुरू होती है। और दूसरा स्पुतनिक, जो जो अगेन एडेनो वायरस वैक्सीन है, और उस पे प्रोटीन पार्टिकल रखा गया है, और वो हमारे शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन। तो दो इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन बहुत सारी हैं, लेकिन अभी जो सर्कुलेशन में वो दो हैं। एक कोवैक्सीन, जो कि भारत बायोटेक ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी भारत बायोटेक का है, और सर्कुलेशन भी, प्रोडक्शन भी भारत बायोटेक का है। ये टोटली इंडियन कंपनी है, और इंडिया में ही इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुआ, और प्रोडक्शन भी इंडिया में ही हो रहा है। ये कोवैक्सीन है। ये इनएक्टिवेटेड वायरस है, मतलब वायरस तो पूरा पार्टिकल है, लेकिन वो नॉन इन्फेक्टेड है, नॉन इन्फेक्टेड वायरस है, और वो जब शरीर में डाला जाता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है। और दूसरा वुहान वैक्सीन है, जो वुहान की लैब में बनी है वैक्सीन। वो भी इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन है, जो चाइना में भी सर्कुलेशन में है, कोरियन कंट्रीज में भी सर्कुलेशन में है, और बहुत सारे दुबई एंड दुबई के आसपास की कंट्रीज में सर्कुलेशन में। तो इस तरीके से अभी ये कुछ वैक्सीन्स हैं जो सर्कुलेशन पे हैं। तो अब हमको ये लगता है कि इन वैक्सीन्स पे विश्वास कैसे किया जाए। जैसे जो सबसे पहली चीज जो आ रही है कि डर का माहौल इतना ज्यादा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि सब वैक्सीन को यूं ही दे दिया गया होगा, और ये वैक्सीन काम करेगी कि नहीं करेगी, कहीं नुकसान तो नहीं कर देगी। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब वैक्सीन डेवलपमेंट चालू हुआ, कोविड ने अपना रौद्र रूप धारण किया, और उसके बाद जिस तरीके से हमारे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने कोविड वैक्सीन के लिए काम करना शुरू किया, उन लोगों ने दिन रात एक की। जैसा कि मनोहर सर बोल रहे थे कि पहली बार दुनिया में इतनी तेज वैक्सीन का निर्माण हुआ। तो इट्स कमांडेबल। ये एक ह्यूमैनिटी का काम किया है हमारे रिसर्चर्स ने और साइंटिस्ट ने, कि उन्होंने इतना फास्ट काम किया और इतने जल्दी वैक्सीन दुनिया में लेकर आए, कोविड वैक्सीन। हम उस पर विश्वास और गर्व महसूस ना करके हम उसके अगेंस्ट बातें करना शुरू कर देते हैं। तो मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूँ कि केवल 6-7 वैक्सीन रिसर्च करना शुरू नहीं किया था वैक्सीन लैब्स में। जब ये चालू हुआ था तो 280 रिसर्चर्स ने वैक्सीन बनाना चालू किया था, और आउट ऑफ दो 280 अभी सिर्फ 6-7 वैक्सीन ही सर्कुलेशन में। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि हमारी जो रेगुलेटरी बॉडीज हैं उन्होंने भी अपना काम बहुत सलीके से किया।
क्योंकि वैक्सीन जब बनती हैं तो उसके डिफरेंट ट्रायल्स होते हैं, एनिमल ट्रायल होता है, लेबोरेटरी में ही अपने आप में देखा जाता है ना, प्लेट पे देखा जाता है, फिर एनिमल्स ट्रायल्स होते हैं, फिर फेज 1 ट्रायल होता है जहाँ जो सेफ्टी ट्रायल कहलाता है, वो बहुत कम पॉपुलेशन को लगाया जाता है, फिर फेज 2 ट्रायल होता है, फिर फेज 3 ट्रायल होता है। इस तरीके से जब सारी ट्रायल्स पास हो जाती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज उन पर पूरी नजर रखती है और जब सारी ट्रायल्स पास हो जाती हैं, उसके बाद ही वो सर्कुलेशन में आती। तो हम इतने सारे लोगों पे क्वेश्चन करते हैं कि रिसर्चर्स ने अपना काम ठीक नहीं किया, साइंटिस्ट ने अपना काम ठीक नहीं किया, रेगुलेटरी बॉडीज ने अपना काम ठीक नहीं किया, सिर्फ हम लोग ठीक सोच रहे हैं कि ये वैक्सीन खराब है। भाई, वो सब भी ह्यूमैनिटी के लिए काम कर रहे हैं, उन सब ने बहुत अच्छे से काम किया। दे आर वेरी सिंसियर पर्सन, और उन्होंने इतनी ही सिंसियरिटी से काम करके वैक्सीन को आप तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया और वो इसमें कामयाब हो पाए। आप उन पे गर्व कीजिए और कोई संशय मत रखिए कि ये वैक्सीन काम नहीं करेगी। ये वैक्सीन काम करेंगी और बेहतरीन काम करेंगी, और हम इन वैक्सीन से ही इस एपिडेमिक को हरा पाएंगे। अब हम बात करते हैं दो चीज और पे, कि बात होती है कि इफेक्टिवनेस। इस पे भी एक बड़ा बवाल मचा कि साहब मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन जो है वो 95% इफेक्टिव है। नो नो, एफिकेसी है। 95% एफिकेसी, इफेक्टिवनेस नहीं, एफिकेसी है। तो एफिकेसी और इफेक्टिवनेस में फर्क होता है। तो एफिकेसी कैसे निकालते हैं? एफिकेसी की साहब वैक्सीन लगाई, 2 डोज लगे, उसके बाद 2 हफ्ते बाद उनका एंटीबॉडी निकाल के देखा, एंटीबॉडी 100 में 100 लोगों को वैक्सीन लगी थी, 95% लोगों में एंटीबॉडी बन गई साहब। लेकिन वो एंटीबॉडी जब ओरिजिनल वायरस आप पे अटैक करेगा तो वो काम करेगी या नहीं करेगी, ये आप पे जब ओरिजिनल वायरस अटैक करेगा तब पता चलेगा। और जब ओरिजिनल वायरस अटैक करेगा तो कितने लोगों में वो एंटीबॉडी ठीक से काम करेगी, इसको हम इफेक्टिवनेस बोलते हैं। तो आज जो बात हो रही है वो एफिकेसी पे बात हो रही है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट वैक्सीन जो है, पोलियो वैक्सीन, एमएमआर वैक्सीन, मीजल्स वैक्सीन, इन सब की इफेक्टिवनेस जो है वो 60-70% ही है। जबकि ये वैक्सीन इतने बार डेवलप हो चुकी है, रीडेवलप हो चुकी है, री रिसर्च हो चुकी है, और उसके बाद भी अभी भी इनकी इफेक्टिवनेस जो है वो 60-70% के आसपास ही बनी। तो आज जो एफिकेसी पे बात हो रही है कि ये 95% है, हो सकता है कि सारी वैक्सीन की इफेक्टिवनेस 60-70% के पास आसपास ही आके रह जाए। तो आज इस चीज पे बहुत ज्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं है। माना कोविशील्ड और कोवैक्सीन की एफिकेसी जो है वो 75% है, मतलब वो 75% लोगों में अच्छी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने में कामयाब हो रहे हैं। लेकिन इट इज नॉट लेस अप, इट इज नॉट लेस अप, इट इज गुड इनफ। 75, 100 में से 75 लोग जो वैक्सीन लगवा रहे हैं उनके अंदर एंटीबॉडी बन रही है, इट्स वेरी गुड इनफ। और जैसे जैसे हम चीजों को आगे बढ़ते जाएंगे, इट मे पॉसिबल कि हमको और भी अच्छा डाटा मिलता चला जाएगा। तो अब हम ये बात करते हैं कि जो हमारे पास दो वैक्सीन है, एक वैक्सीन है हमारे पास कोविशील्ड और दूसरी वैक्सीन है हमारे पास कोवैक्सीन। तो हम दोनों वैक्सीन के बारे में अलग अलग बात करते हैं। तो कोविशील्ड वैक्सीन का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो हिंदुस्तान में नहीं हुआ, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब में किया, यूके की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की लैब ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया। सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रोडक्शन हिंदुस्तान में किया। एंड कोविशील्ड वैक्सीन जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई, वो यूके में अप्रूव्ड है, यूके में अप्रूव्ड है, और सब लोग यूके में कोविशील्ड लगवा रहे हैं। और वो अपने सारे ट्रायल्स यूके में कंप्लीट कर चुकी है, हिंदुस्तान में भी कंप्लीट कर चुकी है, और हिंदुस्तान में भी वो अप्रूव्ड है। तो नाउ इफ one European countries, UK is approving that Covishield, and Indian authorities is approving that Covishield. So there is no point कि वो effective या safe vaccine नहीं. It is a safe and effective vaccine. Now second vaccine is Covaxin, Bharat Biotech. This vaccine is totally researched and developed by the Bharat Biotech in India only, and produced by the Bharat Biotech in India only. So it is totally Indian vaccine. आप जिंदगी में कभी ना कभी, भारत बायोटेक वैक्सीन पे बहुत बड़ा काम करता है, और आपने जिंदगी में कभी ना कभी, हर किसी ने भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाई है।
तो भारत बायोटेक का वैक्सीन पे बहुत लंबा काम है, बहुत लंबा, बहुत सालों से 60-65 साल से भारत बायोटेक वैक्सीन पे काम कर रहा है। तो उनकी जो टीम है, मैं सिर्फ बताने का उद्देश्य इतना है कि उनकी जो टीम है, इट्स अ वेरी गुड टीम। दे हैव डिड अ फैंटास्टिक जॉब कि उन्होंने 1 साल के अंदर आपके हाथ में एक वैक्सीन ला के दी। उन पे संशय करने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। तो कोविशील्ड एंड कोवैक्सीन बोथ आर इफेक्टिव एंड सेफ वैक्सीन। वी शुड गो फॉर इट। अब हमको ये लगता है कि हमें वैक्सीन क्यों लगवानी चाहिए। बात है कि हमें लगवानी चाहिए, ये क्यों लगवानी चाहिए। भाई हम तो वैसे जैसे जी रहे हैं वैसे जी सकते हैं। तो साहब ये जो एपिडेमिक है, इस एपिडेमिक को खत्म करने का तरीका क्या है। ये जो वायरस है इसका आर नॉट इज 2 पॉइंट इन्फेक्टिविटी, आर नॉट इज 2 इन्फेक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड कि कितने लोगों को फैल सकता है। तो इट इज 2.6%। और जब 2.6% आर नॉट है तो हर्ड इम्यूनिटी आने में, मतलब एक पॉपुलेशन, पूरे पॉपुलेशन की इम्यूनिटी जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं, हर्ड इम्यूनिटी आने में कम से कम 75% पॉपुलेशन जब इन्फेक्ट हो जाएगी या उसके अंदर एंटीबॉडीज बन जाएंगी, तब ये एपिडेमिक खत्म होगा। तो 75% पॉपुलेशन को इन्फेक्ट करें या वैक्सीन से हर्ड इम्यूनिटी ले। क्वेश्चन इज दैट कि क्या हम 75% मतलब 135 करोड़ पॉपुलेशन की 75% मतलब 100 करोड़ पॉपुलेशन को इन्फेक्शन होना चाहिए, तब हम जाके इस एपिडेमिक को खत्म कर पाएंगे हिंदुस्तान में। तो यदि हम देखें दोनों का अलग अलग डाटा देखें, वैक्सीन का रिस्क देखें और इन्फेक्शन का रिस्क देखें, तो हम देखते हैं कि कोविड से माइल्ड एंड एसिम्टोमेटिक इन्फेक्शन 80% लोगों में होता है और मॉडरेट एंड सीवियर इन्फेक्शन 20% लोगों में होता है। तो 100 में से 20 लोगों को सीवियर कोविड डिसीज होती है जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एंड आउट ऑफ दैट 4% लोग, 4 to 5% लोगों की डेथ हो जाती है। तो 100 में से 4 से 5 लोगों की डेथ हो रही है जिनको कोविड डिसीज हो रही है। तो जब इतना ज्यादा मॉर्टलिटी है, हम वैक्सीन को देखते हैं, तो वैक्सीन में हमारे पास शुरू के 2 दिन मैंने उसको फॉलो कर रहा था, हम वर्ल्ड वर्ल्ड डाटा की बात नहीं करते, हम 2 दिन का मैं फॉलो कर रहा था कि शुरू के 2 दिन में पूरे हिंदुस्तान में 25 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, 25 लोगों को वैक्सीन लगी। और 25 लाख लोगों में से सिर्फ 3 लोगों को सीवियर रिएक्शन हुआ जिनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। एंड आउट ऑफ दैट 2 लोगों को 24 घंटे के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया और एक बंदा 24 घंटे के बाद भी हॉस्पिटलाइज रहा। लेकिन उस 25 लाख लोगों में से किसी की भी मॉर्टलिटी नहीं हुई। लेकिन 25 लाख लोगों में से 20% लोग, यदि 25 लाख लोगों को इन्फेक्शन होगा तो उसमें से 20% लोगों को सीवियर डिसीज होगी, मतलब 5 लाख लोगों को सीवियर डिसीज होगी। और डेथ कितने की होगी? 5% की, मतलब 5,000 10,000 के आसपास डेथ हुई। तो जब हम देख रहे हैं कि 25 लाख लोगों में किसी की भी डेथ नहीं हुई, हो सकता है कि 1 करोड़ लोगों में एकाध किसी किसी कारण से कोई मॉर्टलिटी हो, तो हम देखते हैं कि 135 करोड़ लोगों में यदि कुछ होता भी है तो 135 लोगों को कुछ होगा, 135 लोगों को ही दे विल लूज और समथिंग लाइक दैट। सीवियरेस्ट फॉर्म ऑफ रिएक्शंस हो जाते हैं, सीवियरेस्ट फॉर्म। तो ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन को एक भय मुक्त वातावरण देने के लिए इस पूरे के पूरे देश की हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करें। और मुझे लगता है कि हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट करने का बेहतर तरीका इन्फेक्शन नहीं है, बेहतर तरीका वैक्सीन है। और वैक्सीन से एंटीबॉडी लेके जब हम हर्ड इम्यूनिटी बना देंगे पूरी कंट्री की, तो हमारी पूरी जनरेशन जो आज एक भय वाले वातावरण में जी रही है, वो भय मुक्त वातावरण में वापस अपने सोसाइटी में जीना शुरू कर सकेगी, अपने देश में जीना शुरू कर सकेगी। और ये हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने देश को भय, और इस युद्ध को हम सब एक साथ मिलकर जीतें। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोग सब लोग जाएं, जिस किसी का भी नंबर आता है, जिस किसी का भी नंबर आता है वो जाएं और अपनी वैक्सीन लगवाएं।
देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, हम सबको वैक्सीन लेना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो जो वैक्सीन अभी लग रही है सर, हम लोग आए दिन सुन रहे हैं, तो ये जानना चाह रहा था सर कि एक व्यक्ति को वैक्सीन कितने बार लगाने लगेगी, और वो वैक्सीन कितने दिनों तक उसके लिए प्रभावी होगी, ताकि वो मतलब कोरोना का उसको असर ना हो। मतलब कितने डोजेस एक व्यक्ति को लेने होंगे? हाँ दोस्त, अभी जो हमारे पास दोनों वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, तो ये डबल डोज वैक्सीन है, और ये वैक्सीन एक 0 डे पे लगेगी, एक 28th डे पे लगेगी। तो 28 दिन के अंतराल में 2 बार ये वैक्सीन लगेगी, और उसके करीब 2-3 हफ्ते बाद हमारे पास एंटीबॉडीज इतनी आ जाएंगी कि उसके बाद हम एक तरीके से इम्यून हो जाएंगे। तो आप ये मान के चलें कि 28 + 14, और आप मान के चलें तो अराउंड 40 डेज का पीरियड आप मान के चलें, 40-45 डेज का पीरियड मान के चलें कि वैक्सीन पहले डोज के लगने के बाद 45 डेज तक आपको उसी तरीके से एसएमएस का पालन करना है जिस तरीके से आप पहले करते आए। एसएमएस मीन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एंड सैनिटाइजेशन, और 45 डेज बाद ही आप इम्यून हो पाएंगे। तो आपको उतना समय तो अपने आप को देना ही पड़ेगा। और जहां तक लॉन्ग टर्म इफेक्ट की बात है, तो अभी डाटा, जब तक हमारे पास डाटा नहीं आता है, लेकिन जिस तरीके से इन्फेक्शन पे डाटा आ चुका है कि ये बोलते हैं कि माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन कैन आल्सो गिव द लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी। तो मुझे लगता है कि वैक्सीन भी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी, लेकिन वैक्सीन का लॉन्ग टर्म डाटा तभी आएगा कि जब हम 1 साल, 1.5 साल, 2 साल वैक्सीन लगाने के बाद बता देंगे। उसके पहले तो लॉन्ग टर्म डाटा नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन लॉन्ग टर्म डाटा क्योंकि 1-1.5 साल हो चुका है, तो ये देखने में आया है कि जिनको इवन माइल्ड एंड एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन भी हुआ है, उनको भी अभी दोबारा इन्फेक्शन नहीं हो रहा है। तो ऐसा देखने में आया है कि यदि इन्फेक्शन हमको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी दे रहा है, तो वैक्सीन भी हमको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगा। जी सर, इसमें एक और जो एक प्रश्न आ रहा है सर कि साइड इफेक्ट किन लोगों को हो सकता है, किस तरीके के लोग इससे बचें सर? मतलब वो वैक्सीन उन्हें नहीं लगवाना चाहिए या थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, वो तो हर वैक्सीन के साथ ऐसा रहता है कि जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पर्सन रहते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज मतलब जहाँ मैलिग्नेंसी होती है पेशेंट को, और वो कुछ मतलब स्टेरॉइड या इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स ले रहे होते हैं, तो उन सब चीजों में थोड़ा सा दिक्कत होता है। और वो भी जो कुछ कुछ वैक्सीन के साथ होता है, मतलब जैसे जो पार्टिकल वैक्सीन है उनके साथ नहीं होता, लेकिन जो जिस तरीके से लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन जो होती है, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन जो होती है, उनके साथ ये दिक्कत होता है कि यदि आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हो तो शायद उनमें थोड़ा डिजीज लाइक सिम्टम्स आने की संभावना रहती है। लेकिन इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि बाकी किसी पर्सन को वैक्सीन लेने से अपने आप को रोकना चाहिए। मुझे लगता है हर किसी को लेना है। लेस देन, अभी जो भारत सरकार की गाइडलाइन है उसमें उनका है कि लेस देन 18 ईयर्स पे तो वो नहीं दे रहे हैं, और ओल्डर एज पॉपुलेशन को वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी, हेल्थ केयर वर्कर्स के बाद ओल्डर एज पॉपुलेशन को दी जाएगी, और उसके बाद वो 18 साल तक लेकर आएंगे। उस समय तक हो सकता है कि कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऐसे हो जाएं कि किड्स को भी ये वैक्सीन सेफली लगाई जा सकती है, क्योंकि किड्स का डाटा अभी अवेलेबल नहीं है। इसलिए अभी तक किड्स का डाटा अवेलेबल नहीं होने के कारण अभी किड्स में ये वैक्सीन को रेगुलेशन में नहीं लेकर आए हैं। प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये वैक्सीन नहीं लेनी है, इस बात पे अभी सीओटी बनी हुई है कि प्रेग्नेंट फीमेल्स को ये वैक्सीन नहीं। सर, इसमें एक और जो बात आई थी वो ये था सर कि जो कोरोना के ऑलरेडी मरीज अभी हैं, क्या उनको भी ये वैक्सीन अभी लगाई जाएगी, या इसे सिर्फ सामान्य व्यक्ति को ही लगाया जाना है? नहीं नहीं, वो डिफ्रेंशिएट नहीं करना है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा रहा है। ऐसा कोई हमारे प्रोटोकॉल्स में भी वो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट नहीं किया गया है कि कोरोना मरीज को वैक्सीन, कोरोना के मरीज जो हो चुके हैं और उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज है उनको नहीं लगाना है। उनको ही वो वैक्सीन लेना है। और मैं तो बोलता हूँ कि वो वैक्सीन हर किसी को लेना है, और कोरोना मरीज जो हो चुके हैं उनको भी लेना है। और उनके लिए तो एक खास चीज मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उनके पास ऑलरेडी मेमोरी है उसकी, तो ये वैक्सीन उनके लिए बूस्टर जैसा काम करेगी, और बूस्टर वैक्सीन जैसा काम करेगी, तो वो उनको लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी देगी।
तो इवन जिनको कोविड हो चुका है उनको भी ये वैक्सीन लेना है, और ये हमारी रेगुलेशंस में है कि ऐसा कोई प्रोटोकॉल नहीं है कि उनको नहीं है। डॉक्टर शैलन जी, पहले तो आपको धन्यवाद सरलतम और अच्छी जानकारी देने के लिए। मेरा पहला सवाल है, यदि आपको कोविन ऐप के माध्यम जो भी डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल माध्यम आएगा जब, तो जो डेट मिलेगी उस समय सर्दी जुकाम या कोई तबीयत खराब होती है, डेट तो आपकी डिसाइड हो गई है, इस बीच आपकी तबीयत खराब होती है, तो वैक्सीन लेना है नहीं लेना है? दूसरा सवाल मैं अभी कर देता हूँ। उसमें कहा गया है कि एंटीबॉडी बन रहे हैं 40 दिन बाद, 28 दिन बाद, तो ये टेस्ट बराबर लगातार हम कहाँ कैसे कराते रहेंगे कि बने कि नहीं बने, हुए ठीक हुए कि नहीं हुए? ये छोटे सवाल है। तो थैंक यू वेरी। सर, पहली चीज तो कि यदि आप किसी भी तरीके के इन्फेक्शन में हैं जो कि कोविड लाइक इलनेस हो सकती है और आपका डेट आ गई है, तो भी यदि जैसे आपका रजिस्ट्रेशन 5 दिन पहले हुआ, 5 दिन पहले आप ठीक थे, लेकिन जब आपका 5 दिन बाद का आपका समय दिया गया, उसके एक दिन पहले आपको इन्फेक्शन हो गया, कोविड लाइक इलनेस हो गई, आपको सर्दी खांसी जुकाम हो गई, तो आपको वैक्सीन नहीं लेनी है। ये आपके खुद का उत्तरदायित्व भी है कि आपको नहीं जाना है, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं, छोटे छोटे से बहुत सारे कारण हैं। और उसमें एक कारण ये है कि आप उस दौरान यदि उस कोविड सेंटर में जाते हो, और तो उस कोविड सेंटर में जितने लोग रहेंगे उन सारे लोगों को आप कोविड देकर आ जाओगे। तो ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस समय उस वैक्सीन सेंटर पे ना जाएं, ये आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली चीज कि आपकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप उस वैक्सीन सेंटर पे ना जाएं, जिससे कि वहां वैक्सीन लेने आने वाले लोगों को आप कोविड ना दें। ये आपकी खुद की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, एक्यूट फेज पे वैक्सीन नहीं लेना है। ये सारे वैक्सीनेशन ऑफिसर को भी ये बात अच्छे से बताई गई है, और जब भी कोई बंदा वहां पहुंचेगा जिसको सर्दी जुकाम है, कोई भी वैक्सीनेशन ऑफिसर उसको रिजेक्ट कर सकता है। उसके पास पावर है, यदि वो सर्दी जुकाम में है या कोविड लाइक इलनेस में है, तो वो मना कर सकता है कि आपको वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी और आप वापस चले जाइए। अच्छा, डिफर करेंगे। तो ये प्रोटोकॉल में प्रॉपर्ली डाला गया है। दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि आप एंटीबॉडी कब तक करा पाएंगे? नहीं दोस्त, कराने की जरूरत नहीं है ना। बिल्कुल मत कराइए। यदि आप करा सकते हैं तो ये बेटर है आपके लिए कि आप 45 दिन के बाद एक बार एंटीबॉडी करा के देख लीजिए, और यदि नहीं कराना है तो बिल्कुल मत कराइए, क्योंकि वैक्सीन विल वर्क, वो अपना काम करेगी। अच्छा, इट इज वेल टेस्टेड है, तो उसका प्रिज्यूम करेंगे। वेल टेस्टेड है, वो अपना काम करेगी। क्या हम पोलियो वैक्सीन लगाने के बाद पोलियो की एंटीबॉडी कराते हैं क्या? क्या हम मीजल की वैक्सीन लगाने के बाद मीजल की एंटीबॉडी कराते हैं क्या? क्या हम टिटनेस की एंटीबॉडी वैक्सीन लगाने के बाद टिटनेस की एंटीबॉडी कराते हैं क्या? हाँ, ठीक है, मैं समझा। जब अभी तक हम नहीं कराते हैं इन सब चीजों में, तो अभी हमको वापस ये एक नया प्रोटोकॉल डालने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, थैंक इट इज नॉट नीड। हम ये समझे कि कोविड वैक्सीन के पहले और बाद में कोविड का टेस्ट अलग से कोई नहीं करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये हम समझे। करेक्ट ना? थैंक यू। बिल्कुल। हेलो, मैं कटनी से बोल रहा हूँ, मनीष कुमार सोनी। सर, मैं पूछ सकता हूँ? जी, बोलिए। सर, मैं 40 से 50 के एज ग्रुप में हूँ, और मेरे जो सारे दोस्त हैं वो भी इसी ग्रुप में हैं। अभी मैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं जिन्हें ये टीका लग रहा है, उनके संपर्क में हूँ मैं। तो मिली जुली राय है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें मुझे कुछ असहज में लग रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ नहीं, सब ठीक है। हम लोगों को सर इस एज में कुछ बीमारियां स्टार्ट हो गई हैं, जैसे बीपी की समस्या है, किसी को शुगर की समस्या है, तो सर हम लोग को स्पेशली कुछ प्रिकॉशन और लेने चाहिए क्या? नहीं, देखिए, यदि हम कोविड वैक्सीन के साइड इफेक्ट के बारे में बात करें, तो देयर इज माइल्ड साइड इफेक्ट की फीवर आ सकता है, इंजेक्शन साइड पे पेन हो सकता है, थोड़ा खुजली हो सकती है, थोड़ा मैलेज हो सकता है, बॉडी एक हो सकता है। ये माइनर साइड इफेक्ट्स बहुत सारे लोगों को हो सकते हैं, 10% 15% लोगों को हो सकते हैं। और जो सीवियर साइड इफेक्ट हैं जिसके लिए हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़े, इट इज वेरी वेरी रेयर। मतलब ये 1 in 10 लाख पॉपुलेशन है, 1 in 10 लाख पॉपुलेशन जो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है, वो
एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन एक्चुअली वैक्सीन में होगा ऐसा नहीं कह सकते, वो किसी भी इंजेक्शन के लगाने के दौरान हो सकता है। तो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन एक्चुअली इंजेक्शन से कभी भी, किसी भी इंजेक्शन से, किसी भी एंटीबॉडी से, किसी भी एंटीबायोटिक से, किसी भी चीज से हो सकता है। तो वैक्सीन से भी वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन 1 in 10 लाख पॉपुलेशन में एक लोगों को वो एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हो सकता है, जब हमको पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी तरीके की कोई घबराने की जरूरत है। माइनर साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। हम अपने छोटे छोटे बच्चों को, जो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने के बच्चे रहते हैं, उनको वैक्सीन ले जाके लगवाते हैं और उनको 1 दिन 2 दिन बुखार आता है, हम पैरासिटामोल देते हैं, कई बार इंजेक्शन साइड पे फोड़ा भी हो जाता है, हम उसका इलाज कराते हैं, क्या हम वैक्सीन लगवाना छोड़ देते हैं क्या? तो जब हम अपने छोटे छोटे बच्चों को वैक्सीन लगाते हैं, क्योंकि हमको लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन देना है, और ये हमारी ये जवाबदारी है कि हम इस पूरी सोसाइटी को बचाने के लिए एक हर्ड इम्यूनिटी लेकर आए, तो हमको वैक्सीन लगवाना ही है। इसमें कोई भी साइड इफेक्ट से घबराना नहीं है, और किसी भी तरीके के कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसको मान के चलना। हाँ सर, एक जो बात अभी इसमें इस पूरे ड्यूरेशन में निकल के आई कि जैसे आपने बार बार एंटीबॉडी शब्द का उपयोग किया, इम्यूनिटी सिस्टम का, जो कि हम सभी ने कोरोना के ड्यूरेशन में काफी सुना था सर। आप श्वसन तंत्र विशेषज्ञ भी हैं, और जो कोरोना को लेकर हमको पता चला है कि ये श्वसन तंत्र को सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ होती है सर। तो जो कोरोना वैक्सीन हमको लगने जा रही है या जिसको भी लगी है सर, तो इससे जो इम्यूनिटी, श्वसन तंत्र मतलब जो इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो क्या हम जो दूसरी बीमारियां हैं, ये इसके श्वसन तंत्र से संबंधित जो भी बीमारियां अगर हैं, क्या ये उसके लिए भी लाभदायक हो सकती है सर? या नहीं, ये तो हमारा शरीर बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। मतलब सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी चीजें काम करती है। आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी हाँ सर, आ रही है सर। हेलो हाँ जी सर, आ रही है। वो एक सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा बेहतर तरीके से हमारी इम्यूनिटी और हमारा सिस्टम काम करता है। तो जो भी वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है, वो बहुत स्पेसिफिक होती है। वो हमारी एक मेमोरी सेल होती है, बी मेमोरी सेल्स और टी मेमोरी सेल्स, वो उसको पकड़ के रखती है कि साहब ये वाले वायरस के अगेंस्ट ये वाली एंटीबॉडी का ही लॉट देना है। तो वो ही एंटीबॉडी वो प्रोड्यूस करती है यदि इस तरीके का कोई वायरस आता है तो, और उस पर्टिकुलरली वैसे ही सेल्स बनाते हैं, और जैसे वो उस वायरस को जाके वो सेल्स मार सके, वो एंटीबॉडीज जाके उस वायरस को न्यूट्रलाइज कर सके। तो ये बहुत स्पेसिफिक होता है। ऐसा नहीं है कि एक वैक्सीन लगा देंगे तो बाकी सारे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से आपका बचाव हो जाएगा। नहीं, दिस इज नॉट ट्रू। इस वैक्सीन से कोविड इन्फेक्शन का ही आपका बचाव हो पाएगा। जी सर। सर, ये आपका जो आंसर है, मुझे लगता है कि इस पूरे प्रोग्राम का एक सार बन सकता है, जिसको लेकर हम जो शंका कर रहे हैं सभी लोग। जैसे कि आपने बताया कि जब अगर ये वैक्सीन लगेगी तो किसी पर्टिकुलर वायरस के लिए काम करेगी, किसी पर्टिकुलर टास्क उसको परफॉर्म करना होगा, तो हम बेवजह, मुझे लगता है सर, हम अपने मन में शंका लेके रखे हैं कि इसकी वजह से कोई अन्य हमको नुकसान होगा। जब हमें पता चल रहा है कि इससे विशेष, जब हमें ये पता चल रहा है सर कि स्पेसिफिक वायरस का के लिए है, तो इसी प्रकार से हमें इससे डरने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार का बिल्कुल डरने की जरूरत है। और इस प्रश्न से मुझे लगता है सर सभी सारे समाधान इसी में निहित हो गए। आप, मेरा निवेदन है कि अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो कर सकते हैं। एक लास्ट जी सर, मैं ममता सिंह, मैं ये जानना चाह रही थी कि जिनको एक बार कोविड हो चुका है, क्या उन्हें भी ये वैक्सीन लेना चाहिए? जी, इसका जवाब मैं 2 बार दे चुका हूँ, और मैं फिर से बोलता हूँ कि हाँ, जिनको कोविड हो चुका है उनको भी वैक्सीन लेना चाहिए। बहुत ही बेहतर तरीके से आपने पूरा जानकारी हमको उपलब्ध कराई। पुनः IUIC की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच।